नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिट्स एजुकेशन पे। तो कैसे हैं आप सब? एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी पे आप जोर शोर से लग जाइए। मेरा जितना योगदान रहेगा, मैं जितनी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से वीडियो दे सकता हूँ दूंगा, और ऐसी वीडियोस दूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आए। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी पढ़ा के निकल जाना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा। साथ ही साथ किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं ग्रुप डी में, क्योंकि मैं एलएलपी का एग्ज़ाम्स दिया है तो मुझे पता है तो किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, खासकर जीएस में, साइंस में नहीं पर प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। तो उन प्रश्नों को किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियोस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, बस बने रहिएगा आप मेरे यूट्यूब चैनल फिट्स एजुकेशन को और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, ये एम लक्ष्मीकांत जो बुक होती है यूपीएससी लेवल की, उस बुक का एक नोट्स के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उसका मैंने पूरा नोट्स बना रखा है, उसी के माध्यम से आपको हम पढ़ा रहे हैं। मैंने भी वो पढ़ा है, वही आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको यूपीएससी की बुक पढ़ने की, एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देख ले, वीडियो को देख ले, इसको नोट्स के तौर पे इसको लिख सकते हैं, ये आपका एक नोट्स का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं, हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से उसकी मांग उठी थी, और कैसे जो है क्रिप्स मिशन आया था, फिर कैबिनेट मिशन आया था, फिर किस तरीके से कितने मेंबर्स जो थे वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे। 389 मेंबर थे, जिसमें से 93 जो थे वो नॉमिनेटेड थे, 296 को हमने वोटिंग के माध्यम से चुन के भेजना था। जो पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले वाला पार्ट देख ले, उसके बाद इसको देखें, अदरवाइज़ ये उतना समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा में कुछ समितियाँ बनाई गई थी। समितियाँ मतलब कि कुछ मेंबर के ग्रुप्स बनाए गए थे और उनको एक प्रॉपर काम सौंपा गया था कि जैसे कहीं पे अगर जैसे चुनाव होता है तो विधानसभा में विधायक जाते हैं, कुछ विधायकों को मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है और उनको काम दिया जाता है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर तो वो एजुकेशन पे ध्यान देंगे, कृषि मंत्री है तो कृषि पे ध्यान देंगे। इसी तरीके से वहाँ भी काम चल रहा था। संविधान सभा के मेंबर्स को कुछ काम सौंपा गया था, तो वही जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को आज हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ इसको कैसे याद रख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, उसको कैसे हम याद रखेंगे इसको, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है संविधान सभा की समितियाँ। जो मुख्य 7 समितियाँ थी, इसके अलावे भी छोटी बड़ी समितियाँ थी। तो वहाँ से प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो नहीं पूछेगा, ठीक है, वो आप यूपीएससी लेवल के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ से प्रश्न आपका नहीं बनेगा, ये आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो जो मुख्य 7 समितियाँ थीं संविधान सभा की, उसको आपको रट लेना है, और ये बहुत ही आसान है, आपको अभी यहीं पे याद हो जाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको इसको याद करवा दूंगा। उसके बाद इधर भी हम देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की समितियाँ थी, 7 समितियाँ थी, मैंने बताया कि और भी थी तो उसको हमको नहीं देखना है। तो देखिए, नंबर 1 पे कौन सा है? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हमने हिंदी में नाम दिया है प्रारूप समिति। जितनी भी समितियां थीं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला जो कमेटी था, प्रारूप समिति, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर इस प्रारूप समिति का नेतृत्व कर रहे थे। इसको वो आप कह सकते हो कि लीड कर रहे थे। इनके मुखिया थे BR अम्बेडकर प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति मतलब नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, हमें संविधान में क्या चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य होते हैं, CM प्रेसिडेंट का क्या पावर होगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, DPSP, हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसा रहेगा, हमारा देश किसके सिद्धांत पे चलेगा, गांधीयन सिद्धांत पे होगा कि नेहरू के, कि दोनों के विचारों के मेल के साथ हम अपने देश को चलाएंगे। तो ये जितनी तरीके की जो हम संविधान में चीज़ें हम देखते हैं वर्तमान में, ये सारा का सारा दारोमदार जो था वो BR अम्बेडकर पे था, ठीक है, BR अम्बेडकर पे था। इन्हीं के अंतर्गत ये सारी चीज़ों का निर्णय लेना था कि हमारा संविधान कैसा रहेगा। तो इसीलिए ये काम बहुत बड़ा था, अकेले नहीं होना था। तो इसी वजह से इस समिति में, इसके अंडर में 7 और सदस्य थे, जो यहाँ पे हमने लिखा है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मतलब कि ड्राफ्टिंग, किसी भी चीज़ को हम करते हैं ना ड्राफ्ट करके, भाई कि हाँ इसमें ये चीज़ आती हैं,
हिंदी में हम उसको बोलते हैं प्रारूप समिति, हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होगा, तो उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। और आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि मेन जो संविधान लिखने का काम था वो इन्होंने ही किया था और इनके साथ 6 और मेंबर थे, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है यूनियन पावर कमेटी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं संघ शांति समिति। तो देखिए संघ शब्द को पकड़िए। संघ मतलब कि यूनियन, यूनियन का हेड कौन होता है? ऐसे तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वास्तविक तौर पे हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों पे ही काम करता है, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए हम वास्तविक प्रधान मानते हैं केंद्र सरकार का प्राइम मिनिस्टर को। तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले पीएम थे, पहले प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, तो संघ की जो शक्ति होगी वो किनके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम आते हैं संघीय संविधान समिति, जिसको हम बोलते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है आपका संघीय, तो संघ या संघीय ये वर्ड जहाँ पे भी आएगा आपको बस जवाहरलाल नेहरू को टिक कर देना है। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नंबर 4 पे हम आते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता होगा। अच्छा, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रांतीय संविधान समिति। तो मैंने कल पार्ट 1 में बताया था कि भारत में कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे राजाओं का राज था, जिसको हम कहते थे देसी रियासत। ठीक है, वो अपने अपने छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे। तो जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो हमारा देश 565 रियासतों में बटा हुआ था, या हम कह सकते हैं कि प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। अब ये 565 राजाओं का कहना था, मतलब ये स्वतंत्र थे, ये कहते इनके ऊपर ये था कि आप ये तो स्वतंत्र रहिए या फिर भारत के साथ मिलिए। तो इनमें से बहुत से ऐसे राजा थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, जैसे हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर के कुछ थे, जम्मू कश्मीर और फिर गुजरात के कुछ थे। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे थे जो मिलना नहीं चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही यहाँ पे एक अहम काम किया था, ये इन सब को मनाने में जुट गए थे। तो जिम्मेवारी जो दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि आप जो है वो जितने भी भारत में राजाओं ने अपना अपना शासन चला रखा है उनको आप कन्विंस कीजिए और उनको हमारे साथ जोड़िए। तो जो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसी के याद में गुजरात में अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसका नाम पड़ा है, क्योंकि उन्होंने एकता का एक परिचय दिया था कि किस तरीके से उन्होंने 565 रियासतों को मिलाया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था। उस समय जब ये बातें चल रही थी तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया हैं, ब्रिटेन है, यूएस है, वो तो यहाँ तक कहते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि भारत जो है वो इन जो प्रांतों को मिला पाएगा और भारत 565 कंट्री में बट जाएगा। इमेजिन कीजिए कि अभी जो हम एक भारत को देखते हैं वो 565 देश में बटा हुआ रहता, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम अच्छे से नहीं किया होता तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे हमने अभी पढ़ेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2, एक तो हमारा बी आर अम्बेडकर का प्रारूप समिति और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में। अब नंबर 5 पे आते हैं स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग मतलब गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना, उसको उसी से हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि संचालन करते हैं। तो हिंदी में हो गया संचालन समिति। अब संचालन कौन करेगा? तो मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको कि संविधान सभा का जब मेंबर का चुनाव हुआ था, जब उनकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अस्थायी तौर पे, यानी कि परमानेंटली इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अध्यक्ष मतलब जो अध्यक्ष रहेगा उसके अंडर ही सारे मेंबर रहेंगे, उनके ही निगरानी में सारी काम होगी, किस तरीके से काम करना है वो गाइड करेंगे। जैसे क्रिकेट में कैप्टन होता है ना, सेम समझ लीजिए। तो जिस तरीके से अभी भारत में प्रेसिडेंट है हमारा होता है, वो हमारे देश का कैप्टन है, ठीक है। हालांकि वो काम जो है वो प्रधानमंत्री के इशारों पे ही करते हैं, लेकिन है तो वो हमारे देश के कैप्टन। तो उस वक्त हमारे देश के कैप्टन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो वही संचालन करेंगे ना, जो कैप्टन होता है वही तो टीम को चलाता है। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे पहले भी प्रेसिडेंट थे, लगातार 2 बार बने थे, ठीक है। अब नंबर 6 में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद होते चल रहा होगा, क्योंकि ये इसको रिलेट करके मैंने आपको याद करना सिखाया। मैं भी खुद इस तरीके से इसको याद किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको याद करें। अदरवाइज़ ट्रिक तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रिक की ज़रूरत है। इसको आप वर्बली रिलेट करके याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, अब नंबर 6 में हम आते हैं। नंबर 6 में है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया नियम समिति। तो जो कैप्टन रहेगा वही तो नियम बनाएगा कि तुमको ऐसे काम करना है, तुमको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे काम करना है, आप इस तरीके से काम कीजिए। जिस तरीके से कैप्टन फील्डिंग सेट करता है, तुम वहाँ जाओ, तुम पॉइंट पे जाओ, तुम लेग में जाओ, इस तरीके से। तो जो प्रक्रिया था, ठीक है, संचालन समिति का, वो कौन डिसाइड करेगा? जो अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ भी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी भी इसके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। फिर नंबर 7 में है स्टेट्स कमिटी, राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया गया था, ठीक ना। तो इसको ये एक एक्सेप्शन है, इसको हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर लेता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 7 प्रमुख समितियाँ थी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ही। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको नंबर 1 पे, जो प्रारूप समिति जिनका मेन काम था संविधान को लिखना, उसके अंडर में 7 मेंबर थे, ठीक है। उसके अंडर में भी 7 ऐसे सदस्य थे जिनका आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है इसको, बस आपको इसको पढ़ लेना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपसे ये सातों के सातों नाम लिखने के लिए नहीं बोलेगा कि आप इसका नाम लिख के दिखाइए। आप खुद सोचिए, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपसे कभी ये पूछ सकते हैं कि सातों का 7 नाम लिख के दिखाओ? नहीं, आपसे इसमें से कुछ नाम दे देंगे और वो बोलेंगे कि प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे। तो आपको क्या करना है? आपको इन 7 नामों को दिमाग में बस रख लेना है, ठीक है। किसी का लास्ट नाम पकड़ लो, किसी का फर्स्ट में पकड़ लो, ठीक है। बी आर अम्बेडकर तो रहेंगे ही, 6 बच गए, तो 6 के बस आगे पीछे का नाम आपको याद रखना है, ताकि जब ऑप्शन में हमें मिले तो मेरा दिमाग काम करे कि नहीं, ये नाम नहीं था वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए, रटने के लिए तो है ही, लेकिन कहीं कहीं पे अपना दिमाग भी यूज कीजिए, ताकि हम इन चीज़ों को आसानी से याद कर सके। तो देखिए, हम इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे। हालांकि आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको दिमाग में रखिए, आराम से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति थी उसके अंदर में 7 मेंबर थे, मैंने बताया था आपको, जिनका मेन काम था संविधान को लिखना, ठीक है। तो इन्हीं 7 पे वह जिम्मेवारी थी कि संविधान में क्या क्या हमें रखना है, किस तरीके का हमारा संविधान होगा। तो पहले में थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो प्रेसिडेंट थे, मैंने बताया आपको, ठीक है। प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट बी आर अम्बेडकर, इसको रट लीजिएगा। अब नंबर 2 में हम आते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये दूसरे मेंबर हो गए। तीसरे में है अल्लादी कृष्णम अय्यर। तो अयंगर, अय्यर, ये 2 आपको ऐसे याद रखना है, अयंगर, अय्यर। साउथ इंडिया का नाम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अल्टर भी है, तो अयंगर और अय्यर टाइटल को पकड़ लेना है आपको। फिर नंबर 4 में है डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। मैंने जानबूझ के इसको इंग्लिश में रखा है क्योंकि नाम इन लोगों का थोड़ा सा अटपटा सा है, तो हिंदी में पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती, इंग्लिश में लिखा है, आराम से पढ़ लीजिए इसको, 5 से 6 बार आपको दिमाग में सेट कर जाएगा। फिर नंबर 5 में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो अयंगर, अय्यर, सादुल्ला, मुंशी, इस तरीके से आपको टाइटल को पकड़ना है। उसके बाद है एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव, लास्ट वाले को पकड़ के रखना है आपको, आपका काम हो जाएगा, याद नहीं करना है इसको, ठीक है। फिर 7 में है हमारा टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी।
तो ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। इनके अलावे फिर हमने यहाँ पे मेन देख लिया है इसको, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी समितियाँ थीं उनमें से संविधान की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो मैंने बताया आपको प्रारूप समिति इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि संविधान को किस तरीके से होगा, संविधान हमारा कैसा होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसी वजह से। तो जितनी भी समितियां बनी थी सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख रखा है। 29 अगस्त 1947 को किया गया था, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस डेट को आपको याद रखना है, इस तारीख को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान की अंतिम प्रारूप पेश किया, यानी कि जो संविधान उन्होंने बनाया था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को लिखने में। तो जब उन्होंने पूरा लिख लिया तो इस तारीख को 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप उन्होंने सभा में पेश किया, ठीक है। जो 389 मेंबर थे उनके सामने प्रस्तुत किया और उन्हें बताया कि देखिए हमने ये लिख रखा है, और उसको वहाँ पे पढ़ा। तो इसी बार संविधान को पहली बार पढ़ा भी गया था। जब उन्होंने पेश किया तो जाहिर सी बात है पढ़ के बताएंगे ना कि भाई हमने क्या लिखा है, ताकि सारे मेंबर्स को पता चले कि हमारा संविधान कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया भी होगा, और आया ही होगा भाई, इसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आपको मैंने बताया कि याद कैसे रखना है, साथ ही साथ एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछेंगे वो भी मैंने बताया आपको। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पार्ट 3 जल्द ही आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो डालूँ, तो बने रहिए। फिट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।